नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और अहम विषय पर बात करने वाले हैं, पर्यावरण और पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी। नमस्कार। हाँ, ये विषय एनडीए जैसी परीक्षाओं के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन सच कहें तो हम सबको इसकी जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि ये हमारे आसपास की दुनिया, हमारे जीवन से सीधे जुड़ा है। तो चलिए आज इकोलॉजी और पर्यावरण के जो मुख्य कॉन्सेप्ट्स हैं, उन्हें आसान हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। जरूर। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इकोलॉजी से। ये शब्द शायद सुना हो सबने। हाँ, सुना तो है। इसका ठीक ठीक मतलब क्या है? देखिए, इकोलॉजी विज्ञान की वो शाखा है जो जीवों मतलब पौधे, जानवर, हम इंसान, सूक्ष्म जीव और उनके चारों तरफ के पर्यावरण के बीच जो संबंध है, जो इंटरैक्शन है, उसका अध्ययन करती है। यानी कौन कहाँ रहता है, कैसे रहता है और अपने आसपास की चीजों पर, चाहे वो जीवित हों या निर्जीव, कैसे निर्भर है। एकदम सही। ये शब्द असल में ग्रीक से आया है, ओइकस यानी घर या रहने की जगह, और लोगोस मतलब अध्ययन। अच्छा, और भारत में भी इस पर काफी काम हुआ है। जी हाँ, प्रोफेसर आर मिश्रा को भारत में इकोलॉजी का जनक माना जाता है। उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इस क्षेत्र में। ये तो जानना जरूरी था। अच्छा, एक और शब्द है जो इकोलॉजी के साथ अक्सर आता है, इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र। क्या ये इकोलॉजी का ही हिस्सा है? हाँ, बिल्कुल। आप कह सकते हैं कि इकोसिस्टम इकोलॉजी की एक फंक्शनल यूनिट है, एक बुनियादी इकाई। ये शब्द एजी टैंसले ने दिया था 1935 में। और ये होता क्या है इकोसिस्टम? किसी भी जगह पर, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, वहां के सारे सजीव घटक मतलब पेड़ पौधे, जानवर, माइक्रोब्स वगैरह, जैविक घटक जिन्हें कहते हाँ, हैं। जैविक घटक, और वहां के निर्जीव घटक यानी अजैविक घटक जैसे हवा, पानी, मिट्टी, धूप, तापमान, अच्छा, इन दोनों के बीच जो लगातार लेन देन चलता रहता है, ऊर्जा का, पोषक तत्वों का, और जो एक सिस्टम बनता है, उसी को इकोसिस्टम कहते हैं। मतलब एक तालाब भी एक इकोसिस्टम हुआ हाँ, और एक जंगल भी। बिल्कुल। एक छोटा सा तालाब, एक रेगिस्तान, घास का मैदान, एक बड़ा जंगल, यहाँ तक कि एक एक्वेरियम जो हम घर में रखते हैं, वो भी एक तरह का इकोसिस्टम ही है। कमाल है। तो ये जो घटक हैं, जैविक और अजैविक, इनको थोड़ा और खोलकर समझते हैं। अजैविक तो आपने बताए, हवा, पानी, मिट्टी, तापमान। हाँ, भौतिक कारक जैसे तापमान, रोशनी, पानी, हवा, और रासायनिक कारक जैसे मिट्टी में मौजूद मिनरल्स, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सब अजैविक हैं। ठीक है। और जैविक घटकों में कौन कौन आते हैं? जैविक घटकों को हम उनके भोजन बनाने या पाने के तरीके के आधार पर मुख्य रूप से 3 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। अच्छा, कौन कौन से? पहले हैं उत्पादक यानी प्रोड्यूसर्स या ऑटोट्रॉफ्स। ये तो वो हुए जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे। एकदम सही। हरे पौधे, कुछ नीले हरे शैवाल, ये सूरज की रोशनी, पानी और CO2 का इस्तेमाल करके फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि किसी भी इकोसिस्टम के लिए ऊर्जा का जो अल्टीमेट सोर्स है, वो सूरज है। ये उत्पादक ही मतलब पूरे इकोसिस्टम का बेस है। बिल्कुल, ये भोजन बनाते हैं जिस पर बाकी सब निर्भर करते हैं। तो दूसरा ग्रुप कौन सा हुआ? दूसरा ग्रुप है उपभोक्ता यानी कंज्यूमर्स या हेटेरोट्रॉफ्स। ये अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। अच्छा, मतलब ये उत्पादकों को खाते हैं या फिर दूसरे उपभोक्ताओं को? हाँ, इसमें भी कई लेवल हैं। जो सीधे उत्पादकों को यानी पौधों को खाते हैं, वो हैं प्राथमिक उपभोक्ता या शाकाहारी, जैसे गाय, भैंस, हिरन, खरगोश, टिड्डा। ठीक। और जो इन शाकाहारियों को खाते हैं? वो हो गए द्वितीयक उपभोक्ता या मांसाहारी, जैसे लोमड़ी जो खरगोश को खाती है, या शेर जो हिरन को खाता है, या मेंढक जो टिड्डे को खाता है। अच्छा, और इसके ऊपर भी लेवल होते हैं? हाँ, हो सकते हैं। ऐसे मांसाहारी जो दूसरे मांसाहारियों को खाते हैं, वो तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं, जैसे बाज का सांप को खाना। और फिर कुछ सर्वाहारी भी होते हैं, ऑमनिवोर्स, जो पौधे और जानवर दोनों खाते हैं। जैसे हम इंसान या भालू? बिल्कुल। और एक और तरह के उपभोक्ता होते हैं डिट्रीटिवोर्स, जो डिटिटर्स यानी मृत कार्बनिक पदार्थों को खाते हैं, जैसे केंचुआ। ओके, उत्पादक, उपभोक्ता और तीसरा ग्रुप? तीसरा बहुत महत्वपूर्ण ग्रुप है अपघटक यानी डीकंपोजर्स या रिड्यूसर्स। इनमें आते हैं मुख्य रूप से बैक्टीरिया और कवक यानी फंगस। इनका क्या काम है? इनका काम है मरे हुए पौधों और जानवरों के जटिल कार्बनिक पदार्थों को तोड़कर सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदलना, मतलब सड़ाना गलाना। अच्छा, जैसे रिसाइकलिंग यूनिट? बिल्कुल। ये इकोसिस्टम के सफाई कर्मी और रिसाइकलर हैं।
ये जो पोषक तत्व रिलीज करते हैं वो वापस मिट्टी या पानी में मिल जाते हैं और फिर से पौधों के काम आते हैं। इनके बिना तो पोषक तत्वों का चक्र ही रुक जाएगा। समझ गया। तो ये तीनों जैविक घटक, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक और अजैविक घटक मिलके इकोसिस्टम को चलाते हैं। पर इसमें जान डालने वाली चीज, मतलब ऊर्जा, वो कैसे फ्लो करती है? बहुत अच्छा सवाल है। इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रभाव भोजन के रूप में होता है। उत्पादक यानी पौधे सौर ऊर्जा को पकड़कर रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, भोजन के रूप में स्टोर करते हैं। फोटोसिंथेसिस से। हाँ, फिर जब कोई शाकाहारी पौधा खाता है तो ये ऊर्जा उसमें ट्रांसफर होती है। जब कोई मांसाहारी उस शाकाहारी को खाता है तो ऊर्जा और आगे जाती है। मतलब एक चेन सी बन जाती है। हाँ, जिसे हम खाद्य श्रृंखला या फूड चेन कहते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि ये ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक ही दिशा में होता है, यूनिडायरेक्शनल। एक दिशा में। हाँ, मतलब ऊर्जा सूर्य से उत्पादक में, उत्पादक से उपभोक्ता में और फिर अपघटक तक जाती है। ये वापस उल्टी दिशा में नहीं बहती, सूरज तक तो बिल्कुल नहीं। अच्छा, और क्या जितनी ऊर्जा एक लेवल पर होती है वो पूरी की पूरी अगले लेवल पर चली जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर लिंडमैन का 10% नियम आता है। 1942 में उन्होंने बताया था। 10% नियम ये क्या कहता है? ये कहता है कि एक पोषण स्तर से जब ऊर्जा अगले पोषण स्तर पर जाती है तो उसका केवल लगभग 10% हिस्सा ही जीव के बायोमास का हिस्सा बन पाता है। सिर्फ 10%? बाकी 90% का क्या होता है? बाकी 90% ऊर्जा उस जीव की अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जैसे सांस लेना, चलना फिरना, शरीर का तापमान बनाए रखना, इन सब में खर्च हो जाती है या हीट के रूप में वातावरण में चली जाती है। अरे, इसका मतलब तो ये हुआ कि जो जीव फूड चेन में जितना ऊपर होगा उसे उतनी ही कम एनर्जी मिलेगी। बिल्कुल सही समझे आप। इसी वजह से खाद्य श्रृंखलाएं ज्यादा लंबी नहीं हो पाती। आमतौर पर 3, 4 या हद से हद 5 पोषण स्तर तक ही होती हैं। और टॉप पर बैठे मांसाहारी जैसे शेर या बाज, उनकी संख्या हमेशा कम होती है। क्योंकि उनके लिए उपलब्ध ऊर्जा ही बहुत कम होती है। वाह, ये तो इकोसिस्टम की पूरी बनावट को समझाता है। हाँ, ये 10% का नियम बहुत महत्वपूर्ण है। आपने खाद्य श्रृंखला फूड चेन का जिक्र किया। ये सीधी रेखा जैसी होती है क्या? जैसे घास, टिड्डा, मेंढक, सांप, बाज। हाँ, ये एक सरल उदाहरण है खाद्य श्रृंखला का। ये दिखाती है कि कौन किसको खाता है और ऊर्जा कैसे आगे बढ़ती है। लेकिन असल जिंदगी में तो ऐसा नहीं होता कि मेंढक सिर्फ टिड्डा ही खाए या सांप सिर्फ मेंढक। बिल्कुल नहीं। असलियत में ज्यादातर जीव एक से ज्यादा चीजें खाते हैं और उन्हें भी एक से ज्यादा जीव खाते हैं। तो ये सीधी चेन की बजाय एक जाल जैसा बन जाता है। जाल? हाँ, जिसे खाद्य जाल या फूड वेब कहते हैं। इसमें कई सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में गुंथी होती हैं। जैसे खरगोश घास भी खाता है और शायद कोई और पौधा भी, और खरगोश को लोमड़ी भी खा सकती है और जंगली बिल्ली भी। अच्छा, मतलब ये ज्यादा रियलिस्टिक है। हाँ, और ये खाद्य जाल इकोसिस्टम को स्थिरता भी देता है। अगर मान लीजिए टिड्डों की संख्या कम हो गई तो मेंढक के पास खाने के लिए शायद दूसरे कीड़े भी हों, वो भूखा नहीं मरेगा। समझ गया, ये फूड वेब इकोसिस्टम के बैलेंस के लिए जरूरी है। अच्छा, ये तो हुई इकोसिस्टम की बात। अब एक बहुत जरूरी टॉपिक पर आते हैं, जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी। हाँ, बायोडाइवर्सिटी आजकल ये शब्द बहुत चर्चा में है। इसका असल मतलब क्या है? सरल शब्दों में कहें तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवन की कुल विविधता। इसमें सिर्फ अलग अलग तरह की प्रजातियां, स्पीशीज ही नहीं आती। जैसे शेर, चीता, गुलाब, गेंदा। हाँ, वो तो है ही, लेकिन इसके अलावा एक ही प्रजाति के अंदर जो आनुवंशिक जेनेटिक विविधता होती है, मतलब एक ही प्रजाति के जीवों में जो फर्क होते हैं, वो भी शामिल हैं। और साथ ही अलग अलग तरह के जो इकोसिस्टम हैं, जैसे जंगल, रेगिस्तान, तालाब, कोरल रीफ, उनकी विविधता भी बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा है। मतलब 3 लेवल पर, जेनेटिक, स्पीशीज और इकोसिस्टम। बिल्कुल। इस शब्द को लोकप्रिय बनाया था सोशोबायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन ने। और ये इतनी जरूरी क्यों है? हम क्यों इतनी चिंता करते हैं बायोडाइवर्सिटी कम होने की? अरे, ये तो हमारे अस्तित्व के लिए जरूरी है। सोचिए, हमें खाना कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधों और जानवरों से। कपड़े, दवाइयाँ, इमारती लकड़ी, ईंधन, ये सब बायोडाइवर्सिटी की ही देन है। इसके अलावा इकोसिस्टम जो हमें मुफ्त में सेवाएं देते हैं, जैसे फसलों का परागण, मिट्टी का बनना, पानी का साफ होना, हवा का शुद्ध होना, बाढ़ रोकना, जलवायु को कंट्रोल करना, ये सब एक स्वस्थ और विविध इकोसिस्टम ही कर सकता है। मतलब ये सिर्फ अलग अलग तरह के जानवर या पौधे होना ही नहीं है, ये पूरा सिस्टम है जो हमें जिंदा रखे हुए हैं। एकदम सही, ये जीवन का सुरक्षा जाल है।
लेकिन चिंता की बात यह है कि ये जाल कमजोर हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है। IUCN की रेड लिस्ट का भी जिक्र आता है। हाँ, ये बहुत गंभीर समस्या है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एक लिस्ट जारी करता है जिसमें उन प्रजातियों का रिकॉर्ड होता है जिन पर विलुप्त होने का खतरा है। और आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ 100 सालों में सैकड़ों प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं और हजारों खतरे में हैं। हाल के उदाहरण देखें तो डोडो पक्षी, बाघ की बाली, जावन, कैस्पियन उपप्रजातियां, ये सब खत्म हो गईं। इसके कारण क्या हैं? क्यों हो रहा है ये सब? इसे द ईवल क्वार्टेट भी कहते हैं शायद। हाँ, 4 मुख्य कारण माने जाते हैं। पहला और सबसे बड़ा है आवास का विनाश और विखंडन, हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। मतलब हम जंगलों को काट रहे हैं, खेती के लिए, शहर बसाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, जानवरों के घर ही छीन रहे हैं। दूसरा है अतिशोषण, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। जरूरत से ज्यादा शिकार करना, मछली पकड़ना, पेड़ों को काटना। कई प्रजातियां इसी वजह से खत्म हुई या खतरे में आई। ठीक है। तीसरा है विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, एलियन स्पीशीज इन्वेजन्स। जब हम किसी बाहर की प्रजाति को किसी नई जगह लाते हैं तो कई बार वो वहां की स्थानीय प्रजातियों के लिए खतरा बन जाती है, उनको खत्म कर देती है, क्योंकि उसका कोई प्राकृतिक शिकारी वहां नहीं होता। जैसे जलकुंभी या लैंटाना। हाँ, ये उदाहरण है। और चौथा कारण है सह विलुप्ति, को एक्सटिंक्शंस। मतलब जब एक प्रजाति विलुप्त होती है तो उस पर पूरी तरह निर्भर कोई दूसरी प्रजाति भी उसके साथ ही विलुप्त हो जाती है। जैसे कोई खास कीड़ा जो सिर्फ एक ही तरह के पौधे पर रहता हो, अगर वो पौधा खत्म तो कीड़ा भी खत्म। ये तो वाकई बहुत चिंता की बात है। तो इसको बचाने के लिए, संरक्षण के लिए क्या किया जा रहा है? संरक्षण के 2 मुख्य तरीके अपनाए जाते हैं। पहला है स्वस्थानीय संरक्षण, यानी इन सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू मतलब? उसी की जगह पर। हाँ, मतलब जीवों को उनके प्राकृतिक घर में ही सुरक्षा देना। जैसे नेशनल पार्क बनाना, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी बनाना। भारत में तो बहुत सारे हैं, जैसे कॉर्बेट नेशनल पार्क। जी, कॉर्बेट भारत का पहला नेशनल पार्क था। इनके अलावा बायोस्फीयर रिजर्व भी बनाए जाते हैं, जो और बड़े इलाके होते हैं जहां संरक्षण के साथ साथ रिसर्च और स्थानीय लोगों की भागीदारी पर भी जोर होता है। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी था। अच्छा, और आपने हॉटस्पॉट का भी जिक्र किया था। हाँ, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ये वो इलाके होते हैं जहां प्रजातियों की विविधता बहुत ज्यादा होती है, खासकर ऐसी प्रजातियां जो सिर्फ वहीं मिलती हैं, एंडेमिक स्पीशीज। और वो इलाका खतरे में भी होता है। भारत में पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय को हॉटस्पॉट माना जाता है। तो ये सब इन सिटू तरीके हुए। और दूसरा तरीका? दूसरा है बाह्य स्थानीय संरक्षण, यानी एक्स सिटू कंजर्वेशन। एक्स सिटू मतलब जगह से बाहर? हाँ, इसमें खतरे में पड़ी प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर निकालकर किसी सुरक्षित जगह पर पाला जाता है या संरक्षित किया जाता है, जैसे चिड़ियाघर, जूज, बॉटेनिकल गार्डन। ओके, और जीन बैंक, सीड बैंक भी इसी में आते हैं? बिल्कुल। बीज बैंक में पौधों के बीजों को बहुत कम तापमान पर, इसे क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं, 196 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड नाइट्रोजन में लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। जीन बैंक में जानवरों के स्पर्म या एग्स को सहेजते हैं ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल किया जा सके। टिश्यू कल्चर भी एक तरीका है। तो मतलब इन सिटू में हम जंगल या पूरे हैबिटेट को बचा रहे हैं और एक्स सिटू में किसी खास प्रजाति को बाहर लाकर बचा रहे हैं। मोटे तौर पे हाँ, दोनों ही अपनी अपनी जगह जरूरी हैं। चलिए, अब इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी से थोड़ा आगे बढ़कर बात करते हैं प्रदूषण की, पोल्यूशन की। ये भी पर्यावरण से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा है। हाँ, बिल्कुल। प्रदूषण का सीधा मतलब है हमारे पर्यावरण, हवा, पानी, मिट्टी में किसी भी ऐसी अनचाही चीज का मिल जाना जो हमारे लिए या दूसरे जीवों के लिए नुकसानदायक हो। और ये जो अनचाही चीजें हैं, इन्हें प्रदूषक, पोल्यूटेंट्स कहते हैं। जी, प्रदूषक 2 तरह के हो सकते हैं। प्राथमिक, प्राइमरी, जो सीधे सोर्स से निकलते हैं, जैसे फैक्ट्री की चिमनी से निकला धुआं या गाड़ी से निकला CO। और द्वितीयक, सेकेंडरी, जो तब बनते हैं जब प्राथमिक प्रदूषक आपस में या वातावरण की दूसरी गैसों से रिएक्शन करते हैं, जैसे ओजोन या पैन परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, जो स्मॉग का हिस्सा होते हैं। प्रदूषण के मुख्य प्रकार कौन-कौन से हैं? मुख्य रूप से हम बात करते हैं वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा मिट्टी प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण की। आजकल रेडियोधर्मी प्रदूषण और तापीय प्रदूषण भी चिंता का विषय हैं। वायु प्रदूषण पर आते हैं पहले। दिल्ली जैसे शहरों में तो ये हर साल एक बड़ी समस्या बन जाता है। हाँ, वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं गाड़ियां, इंडस्ट्री, पावर प्लांट, कंस्ट्रक्शन, पराली जलाना वगैरह। इनसे निकलने वाली गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड,
NO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO और छोटे-छोटे कण पार्टिकुलेट मैटर PM2.5, PM10 हवा को जहरीला बना देते हैं। SO2 और NO2 से तो अम्ल वर्षा, एसिड रेन भी होती है। जी हाँ, ये गैसें हवा में पानी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाती हैं, जो बारिश के साथ नीचे आता है। ये एसिड रेन इमारतों को नुकसान पहुंचाती है। ताजमहल का पीला पड़ना इसी का उदाहरण है, जो मथुरा रिफाइनरी से निकलने वाले SO2 के कारण माना जाता है। ये मिट्टी और पानी को भी एसिडिक बनाकर पेड़ पौधों और जलीय जीवन को नुकसान पहुंचाती है। और भोपाल गैस त्रासदी, वो भी तो वायु प्रदूषण ही था। वो एक औद्योगिक दुर्घटना थी 1984 में, जिसमें यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनेट MIC नाम की जहरीली गैस लीक हुई थी। हजारों लोग मारे गए थे। ये दिखाता है कि औद्योगिक वायु प्रदूषण कितना खतरनाक हो सकता है। सेहत पर क्या असर पड़ता है वायु प्रदूषण का? सांस लेने में दिक्कत, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों का कैंसर, दिल की बीमारियां, एलर्जी, बहुत बुरे असर होते हैं। अब बात करते हैं जल प्रदूषण की। नदियां, झीलें कैसे प्रदूषित हो रही हैं? इसके मुख्य कारण है फैक्ट्रियों से निकलने वाला बिना ट्रीट किया हुआ गंदा पानी, शहरों का सीवेज और खेतों से बहकर आने वाले कीटनाशक और रासायनिक खाद। पानी कितना गंदा है ये कैसे मापते हैं? BOD कुछ होता है? हाँ, BOD यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये मापता है कि पानी में मौजूद कार्बनिक कचरे को गलाने के लिए बैक्टीरिया को कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है। जितना ज्यादा कचरा, उतनी ज्यादा BOD और उतनी ही कम ऑक्सीजन पानी में जीवों के लिए बचेगी। ज्यादा BOD मतलब पानी ज्यादा प्रदूषित है। कभी-कभी झीलें पूरी हरी हो जाती है, काई जम जाती है, वो क्या होता है? उसे कहते हैं सुपोषण या यूट्रोफिकेशन। जब पानी में पोषक तत्व, खासकर नाइट्रेट और फॉस्फेट, जो खेतों के उर्वरकों या डिटर्जेंट से आते हैं, बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो शैवाल, एल्गे बहुत तेजी से बढ़ते हैं। इसे एल्गल ब्लूम कहते हैं। इससे क्या नुकसान है? जब ये शैवाल मरते हैं तो उन्हें सड़ाने वाले बैक्टीरिया पानी की सारी ऑक्सीजन खींच लेते हैं। इससे पानी में ऑक्सीजन की भारी कमी हो जाती है, हाइपोक्सिया, और मछलियां और दूसरे जलीय जीव मरने लगते हैं। पूरी झील एक तरह से मर जाती है। ओहो, अब मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण के बारे में भी संक्षेप में बता दीजिए। मृदा प्रदूषण यानी मिट्टी का खराब होना, ये होता है प्लास्टिक, केमिकल वेस्ट, कीटनाशकों और खादों के बहुत ज्यादा इस्तेमाल से। इससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम होती है, वो जहरीली हो सकती है और उसमें उगने वाली फसलें भी सेहत के लिए हानिकारक हो सकती हैं। और ध्वनि प्रदूषण? ध्वनि प्रदूषण मतलब अनचाहा शोर जो हमारे कानों और दिमाग पर बुरा असर डाले। ट्रैफिक, लाउडस्पीकर, मशीनें, हवाई जहाज, इनसे होने वाला शोर तनाव, हाई ब्लड प्रेशर, नींद ना आना और सुनने की क्षमता कम होने का कारण बन सकता है। 80 डेसिबल dB से ऊपर की आवाज को आमतौर पर शोर माना जाता है। आजकल ग्रीनहाउस प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग की बहुत बात होती है। क्या आप इसे सरल शब्दों में समझा सकते हैं? जरूर। देखिए, हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, जिसमें कुछ गैसें हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, जलवाष्प। इन्हें ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं। ग्रीन हाउस क्यों? क्योंकि ये गैसें कांच के ग्रीन हाउस जैसा काम करती हैं। ये सूरज की गर्मी, शॉर्ट वेव रेडिएशन को पृथ्वी तक आने देती हैं। लेकिन जब पृथ्वी गर्म होकर अपनी गर्मी लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन वापस अंतरिक्ष में छोड़ती है, तो ये गैसें उस गर्मी के एक हिस्से को रोक लेती हैं, उसे बाहर नहीं जाने देती। अच्छा, मतलब ये कंबल की तरह गर्मी को रोकती हैं। बिल्कुल, और ये जरूरी भी है। इसी ग्रीन हाउस प्रभाव की वजह से पृथ्वी का औसत तापमान इतना रहता है कि यहाँ जीवन पनप सके। अगर ये गैसें ना होती तो पृथ्वी बहुत ठंडी होती। तो फिर समस्या क्या है? ग्लोबल वार्मिंग क्या है? समस्या तब शुरू हुई जब हमने, इंसानों ने, खासकर कोयला, पेट्रोल, डीजल जलाकर और जंगलों को काटकर इन ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा हवा में बहुत ज्यादा बढ़ा दी। अब ये मोटा कंबल जरूरत से ज्यादा गर्मी रोकने लगा है। अच्छा। इससे पृथ्वी का औसत तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसी को ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन कहते हैं। और इसके नतीजे क्या हो रहे हैं? मौसम में अजीब बदलाव आ रहे हैं। कहीं भयंकर गर्मी, कहीं ज्यादा बारिश, कहीं सूखा। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, जिससे तटीय इलाकों के डूबने का खतरा है। ये तो बहुत सीरियस बात है। एक और चीज है, ओजोन परत का क्षरण। ये क्या मामला है? हमारे वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में, जिसे समताप मंडल कहते हैं, ओजोन नाम की गैस की एक पतली परत है। इसका क्या काम है? ये ओजोन परत हमारे लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। ये सूरज से आने वाली बहुत हानिकारक पराबैंगनी
या यूवी किरणों को सोख लेती है। अगर ये किरणें सीधे हम तक पहुंचें तो स्किन कैंसर, मोतियाबिंद जैसी बीमारियां हो सकती हैं और पेड़ पौधों को भी नुकसान पहुंच सकता है। तो इसका क्षरण मतलब ये परत पतली हो रही है, क्यों? हाँ, कुछ इंसानी केमिकल, खासकर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो पहले फ्रिज, एसी, स्प्रे कैन वगैरह में बहुत इस्तेमाल होते थे, वो ऊपर जाकर ओजोन गैस को नष्ट करने लगते हैं। इससे ये परत पतली हो गई है, खासकर अंटार्कटिका के ऊपर, जिसे ओजोन होल भी कहा जाता। लेकिन अब तो CFCs पर बैन लग गया है। जी हाँ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के बाद CFCs का इस्तेमाल लगभग बंद हो गया है। और अच्छी खबर यह है कि ओजोन परत अब धीरे धीरे ठीक हो रही है, रिकवर कर रही है। ये दिखाता है कि अगर हम मिलकर कोशिश करें तो पर्यावरण की समस्याओं को सुलझा सकते हैं। वाह, तो आज हमने काफी कुछ कवर किया। इकोलॉजी क्या है, इकोसिस्टम कैसे काम करते हैं, ऊर्जा का प्रवाह, खाद्य श्रृंखला और जाल। हाँ, फिर हमने जैव विविधता, उसके महत्व, उसके कम होने के कारण और संरक्षण के तरीकों पर बात की। और आखिर में प्रदूषण के अलग अलग प्रकार, वायु, जल, मृदा, ध्वनि और ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन क्षरण जैसे बड़े मुद्दों को भी समझा। जी, और ये सारे कॉन्सेप्ट्स, जैसा हमने शुरू में कहा था, एनडीए के उम्मीदवारों के लिए सामान्य ज्ञान और जागरूकता के लिहाज से बहुत जरूरी हैं। पर्यावरण संतुलन और संरक्षण अब सिर्फ एकेडमिक विषय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। बिल्कुल, एक जागरूक नागरिक और भविष्य के लीडर के तौर पर इनकी समझ होनी ही चाहिए। सही कहा। तो चलिए आज के इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। प्रकृति का अपना एक जटिल संतुलन है। हमारी गतिविधियां अक्सर इस संतुलन को बिगाड़ देती हैं। हम व्यक्तिगत स्तर पर और सामूहिक रूप से ऐसा क्या कर सकते हैं कि विकास भी हो और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे? क्या हमारी रोजमर्रा की आदतें इसमें कोई भूमिका निभा सकती हैं? सोचिएगा जरूर। धन्यवाद। धन्यवाद।